फ्रेंड्स, ये स्टोरी का तीसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आदित्य घर के बाहर आकर अपनी कार को गैरेज में खड़ा करता है। इस वक्त उदित की बातों को सोचकर उसके चेहरे से स्माइल हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका सीट पर सिमट कर किसी छोटे बच्चे जैसे सोना, आदित्य की शर्ट को पकड़ कर रखना और चॉकलेट के लिए नींद में बड़बड़ाना, उसकी मासूमियत तो उसे आज दिखी थी। यही सब सोचते हुए अपनी गाड़ी की चाबी को घुमाते हुए वो अंदर आता है। सबने देखा आज उसका मूड काफ़ी अच्छा था और उसके चेहरे पर कभी ना रहने वाली स्माइल आज अपना परमानेंट डेरा डाले बैठी थी। हॉल के अंदर आकर उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर गई तो उसकी मुस्कुराहट थम गई। आदित्य, आप लोग अब तक जग रहे हैं? वंदना, आदि आप कहाँ थे? कब से वेट कर रहे हैं हम लोग आपका। आकाश, भाई प्लीज जल्दी आइए वरना दी हमें खाना नहीं खाने देंगी। आकाश ने पेट पर कुछ इस तरह हाथ फिराकर कहा कि सब हंसने लगे। नीरो, क्या यार, कितनी देर कर दी तूने। तुझे पता है तेरे बिना दी खाना नहीं खाती और दी के बिना हम लोग फिर भी जाने कहाँ घूमता रहता है। आदित्य, दी आप खाना लगाइए, मैं बस 2 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। आदित्य 2 मिनट में नीचे आता है। सब डाइनिंग टेबल पर है। तभी नानी आदित्य से पूछती हैं, आदित्य बेटा, आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? आदित्य, नानी आज ऑफिस में काम ज़्यादा था तो लेट हो गया। आदित्य साफ झूठ बोल गया। नीरो वंदना के पास जाकर, देखा दी, ये कैसे साफ झूठ बोल रहा है। इसको क्या पता कि इसके कान पहले ही हमारे कानों तक पहुंच चुके हैं। मुझे तो समझ नहीं आता ये महाशय इतना कॉन्फिडेंस किस दुकान से थोक के भाव में लेकर आए हैं। वंदना दी, छोटे पहले खाने पर ध्यान दीजिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। वो कितना झूठ बोल रहे हैं और सच उसका ब्यौरा वो खुद देंगे। खाना खाने के बाद सब साथ में हॉल में बैठे रहते हैं। वंदना दिन नीरो के बालों में मालिश कर रही हैं और आदित्य वहीं पास में लैपटॉप लेकर बैठा है। तभी नीरो वंदना के हाथों को पकड़कर उससे आदित्य से आज के बारे में पूछने के लिए कहता है, पर वंदना मना कर देती है। लेकिन आकाश का मुंह कहाँ बंद रहने वाला था। वो आकर आदित्य के पास बैठ गया और बड़े प्यार से बोला, भाई आपको आज इतना लेट क्यों हो गया ऑफिस से आने में? आदित्य, बताया तो ऑफिस में काम था। आकाश, सच्ची भाई, ऑफिस में काम था या कहीं और गए थे? आदित्य, अच्छा तो तू करमचंद बनने की कोशिश कर रहा है। बेटा, वो तेरे कॉलेज के एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं, बताना मुझे जरा। आकाश डरते हुए, पता नहीं भाई, और मुझे अब नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट एवरीबॉडी। नीरो, गुड नाइट बेटा, जा सो जा। वंदना, आदि, जाओ आप भी सो जाओ और आप भी छोटे जाइए, सो जाइए। अपने छोटे से दिमाग को आराम दीजिए। नीरो, यस लेडी बॉस, पहले एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, वो कर ले। नहीं, कल बॉस मार डालेंगे, आप जाइए दी। गुड नाइट। आदित्य अपने रूम में बेड पर बैठा है और उदित के बारे में सोच रहा है। कैसी पागल लड़की है, ऐसे कौन अपना फोन भूल सकता है। छोटी सी है पर बातें देखो, अधेरों से डरती है और कहती है कि मुझ बहुत बहादुर है। बेहिचक मुझसे भिड़ जाती है, कितना सोचती है कोई कुछ कह ना दे, इसलिए जॉब भी करती है और खुद को हम ऐसे कहते हैं जैसे पूरी टोली हो साथ में। और बोलना शुरू करे तो एक बार खिलौने की बैटरी खत्म हो जाए, लेकिन इसका बोलना कहाँ बंद हो सकता है। नींद में चॉकलेट का बंटवारा मंजूर नहीं है। अचानक ही सुहाना की बताई सारी बातें याद आती हैं और उसे अपने बिहेवियर के लिए बहुत बुरा लग रहा था। आदित्य उठकर आईने के सामने खड़ा होकर, जब वो इतनी मुश्किलों के बाद भी इतनी खुश रहती है और तो और दूसरों को भी हंसाती है, तो तू क्यों नहीं हंस सकता है? अच्छा खासा चेहरा है फिर भी सड़ाई घूमता रहता है। आदित्य की ये बातें सुनकर नीरो हंसने लगता है, जो अभी तक चुपचाप गेट पर खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा था। नीरो, सही कहा भाई, तू इतना हैंडसम है, कभी हंस भी लिया कर, गलती से ही सही, शायद तुझे खुद को अच्छा लग जाए। वैसे इतना लेट क्यों हो गया, तू बताना चाहे? वैसे इतना लेट क्यों हो गया था, तू बताना मुझे। हाँ, मुझसे नीचे वाला झूठ मत बोलना कि ऑफिस में काम था, क्योंकि
तू ऑफिस से 9 बजे ही निकल गया था। आदित्य, अच्छा काम कर रहे हो नीरज सिंघानिया। अपने बॉस की जासूसी करना मामूली बात नहीं है। नीरो आदित्य के पेट पर अपना हाथ मारते हुए, बॉस के बच्चे, ज़्यादा बॉसगिरी मत दिखा मुझे। ऑफिस में बॉस की इज्जत देता हूँ, वही काफ़ी है। आदित्य, अच्छा भाई, लगता है पहले दिन ही मिस मिश्रा के साथ का काफ़ी असर हुआ है तुम पर। नीरो उसके पास बैठते हुए, नहीं भाई, मुझे बस तेरी परवाह रहती है। वैसे भी तूने अपनी सक्सेस से इतने दुश्मन पाल लिए हैं कि पूछो मत। आदित्य, जानता हूँ यार। नीरो, बात मत घुमा, बता कहाँ था इतनी देर तक। आदित्य ने सारी बातें नीरो को बता दी। आदित्य पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता था पर नीरो से नहीं। नीरो, भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता तुझे उसका घर कैसे पता चला, और उसको ये हालत देख कर भी किसी ने तुझे कुछ कहा नहीं? मतलब अगर कहीं उसके माँ पापा ने तुझे मारा वारा तो नहीं? आदित्य शांति से बेड पर लेटते हुए, उसी ने बताया, पूरा डायरेक्शन उसी ने किया। रही कहने की बात, उसकी बुआ और बहन है बस घर में, बाकी उसके माँ पापा लखनऊ में रहते हैं। सच कहूँ तो एक बार उसे ऐसे गिरा देख मैं डर गया था। होश में जितना ज़्यादा बोलती है, बेहोशी में उतनी ही मासूम लगती है, बिल्कुल एक बच्चे जैसी मासूम। काश वो हमेशा चुप रहे तो कितनी अच्छी लगे ना। नीरव, सही कहा भाई तूने, लेकिन अब तुझे अच्छे लगने के लिए क्या वो स्लीपिंग ब्यूटी बन जाए? आदित्य, पागल है क्या, कुछ भी बोलता है। वो बोलती हुई भी काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन बस तब तक जब तक किसी से झगड़े नहीं। नीरव भी उसके साथ में लेते हुए बोला, भाई तूने तो बड़ी बारीकी से नोटिस किया उसकी हर चीज़ को। ये बात बता, कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया है? ये सुनकर आदित्य की सांस रुक सी जाती है। वो उठकर बैठ जाता है और पानी पीते हुए कहता है, भाई कुछ भी बोलता है, पागल हो गया है क्या? मैं और प्यार, वो भी उससे? मतलब हाँ वो अच्छी है, इवन बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। नीरव, हाँ तो क्यों करने वाला लगा उसे पसंद? कहाँ वो एक मिडिल क्लास लड़की और तू 1,000 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी का मालिक। उसकी आंखें देखिए कितनी अजीब है, बिल्कुल वम्पायर जैसी। और उसके बाल, आज के टाइम में इतने बड़े बाल कौन रखता है? उसकी ड्रेसिंग सेंस कितनी लो क्लास है। सच कहूँ तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब बिना जाने समझे कौन ऐसे किसी से भी झगड़ सकता है, और खुद को हम तो ऐसे कहते हैं जैसे किसी रियासत की राजकुमारी हो। मैं तो उसकी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दी उसे पसंद करती है। नीरो आदित्य को उकसा रहा था। ये सब सुनकर आदित्य को गुस्सा आ जाता है। उसने नीरो की तरफ देखकर कहा, क्या बोल रहा है भाई, तू इसे पसंद नहीं करता तो उसके साथ ऐसे दोस्ती का दिखावा क्यों कर रहा है? वो पहले ही बहुत दुखी है, कहीं तेरा ये नाटक उसे अच्छे लोगों पर से भरोसा हटाने पर मजबूर ना कर दे। भले ही वो मिडिल क्लास है, लेकिन अपनी बातों से जो खुशी वो लोगों को देती है, लोगों को वो मैं करोड़ों रुपए देकर भी नहीं दे सकता है। उसकी आंखें अजीब नहीं बहुत प्यारी हैं, पर उनमें पता नहीं क्यों एक उदासी दिखाई देती है। उसके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, रूपांजल जैसे। वो अगर खुले हो तो ऐसे लगता है जैसे सुनहली रेत बिखरी हो। उसकी हंसी किसी भी उदास इंसान की आंखों में चमक ला दे। वो किसी राज की राजकुमारी हो ना हो, लेकिन अपने घर की प्रिंसेस जरूर है। कहते हुए आदित्य उदित के बारे में ही सोचने लगता है। नीरो ने आदित्य को गले लगकर कहा, यू लव हर माई स्वीट ब्रदर। मेरे भाई, तुम्हें प्यार हो रहा है उस लड़की से? ये मैजिक कैसे हुआ, कब हुआ नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूँ बस हो गया है। आदित्य, नीरो बस कर यार, मुझे नहीं पता ये प्यार है या कुछ और, क्योंकि मुझे रिश्तों और एहसासों के बारे में इतना नहीं पता। अगर कुछ जानता हूँ तो बस इतना ही, जब सुहाना दी ने मुझसे कहा कि उदित अभी तक घर नहीं पहुंची, तो एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मुझे सांस ही नहीं आ रही है, या फिर जैसे मेरा कोई अपना खो गया हो। जब तक मैं उस तक नहीं पहुंचा, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। जब उसे बेहोश देखा तो एक पल के लिए तो मैं थम ही गया था। मुझे लगा कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। ये एहसास पहले कभी किसी के लिए नहीं हुआ मुझे। मैं सारे रास्ते सिर्फ उसे ही देखते हुए आया। मैं इन एहसासों को कोई नाम नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे डर है, मैंने इन्हें नाम दे दिया तो मुझे इस रिश्ते से उम्मीदें हो जाएंगी, और अगर कभी उदित की नफरत मेरे लिए कभी कम नहीं हुई तो मैं टूट जाऊंगा। और तुम जानते हो मुझे ये सब नहीं पसंद। नीरो आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर, भाई प्यार ऐसे ही होता है, हमें पता भी नहीं चलता
और कोई अजनबी अचानक से हमारा अपना बन जाता है। उसको दर्द में देखकर हमें दर्द होता है। रही बात उदित की तुमसे नफरत करने की, तो वो तुमसे नफरत नहीं करती। तुम्हें क्या, वो तो अपने दुश्मन से भी नफरत नहीं कर सकती। वो अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। आदित्य नीरो के हाथ को कंधे से हटाते हुए, बस कर, अब ज़्यादा लव गुरु ना बन। ऐसे लग रहा है जैसे खुद किसी से बड़ी शिद्दत से प्यार किया हो। नीरो सुहाना की आवाज़ की याद करके, अभी तक तो नहीं हुआ था, पर अब लगता है कि बस हो गया है। आदित्य, किससे भाई? नीरो, अभी तो बस आवाज़ सुनी है। जिस दिन मिलूंगा सबसे पहले तुझे ही बताऊंगा, वादा है मेरा। वैसे अब मैं सोने जा रहा हूँ, कल उदित जी से भी मिलना है। कहते हुए नीरव आदित्य के बेड पर लेट गया। आदित्य, तू अपने कमरे में जाकर सोना, मुझे जल्दी सोना है। कल उसे सारी भी तो बोलना है। आखिर उसे बेवजह इतना हर्ट जो किया है। नीरव, तू और सॉरी? देखते हैं बेटा, क्योंकि तू भी रहेगा और मैं तो हूँ ही यही। आदित्य, देखते हैं बेटा, क्योंकि कल तो मैं इसे सॉरी बोल के रहूँगा। कहते हुए आदित्य तकिया उठाकर नीरव को मारता है। और हाँ, अब निकल यहाँ से। आज मैं अपने कमरे में अकेले सोऊंगा। नीरो लेटे लेटे ही, दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा, जिंदगी अब तेरा एतबार न रहा। आदित्य, ओ बेसुरे, सो जा और मुझे भी सोने दे। कल का दिन है, गा लेना जितना गाना हो। नीरो, तूने शायद सुना नहीं कि किसी ने कहा है रात अपनी होती है। आदित्य, ठीक है, तू रात को अपनी बना और मैं चला सोने। बस अपनी सुर सीमा खुद तक हो रखना, मेरे कानों तक इसकी आवाज़ न आने पाए। और आदित्य दूसरी तरफ मुँह करके सो जाता है। दोनों को सुबह का इंतजार है, लेकिन कारण दोनों के अलग है। आदित्य से अब उदित का चेहरा देखे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और वहीं नीरो सुहाना से मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था। आज सुबह उदित जल्दी उठ गई थी। सुहाना के उठने से पहले उसने आज सारा काम निपटा दिया। उसे ऑफिस भी जाना था, तो जल्दी से नाश्ता तैयार कर उसने सुहाना को आवाज़ दी, दी उठिए, आज हमने सारा काम कर लिया है। नाश्ते में आलू के पराठे बनाए थे, वो टेबल पर है। बुआ जी के लिए पूजा के फूल मंदिर में रख दिए हैं। माता रानी की पूजा कर ली है, माँ से बात करने जा रहे हैं। तब तक आप नहा लीजिए। सुहाना उदित के माथे को छूकर, बेटू दर्द तो नहीं हो रहा है आपको? कल रात को आप सो गई थी तो आपसे पूछ नहीं पाई मैं। उदित, अरे दी, कोई दर्द नहीं है, थोड़ी सी चोट थी बस। वो तो हम मास्टर सिंघानिया को बेवकूफ़ बना रहे थे ताकि वो हम पर गुस्सा थोड़ा कम करें। सुहाना, बेटू ऐसा नहीं बोलते। कल रात को आपके बॉस कितना परेशान हो गए थे आपको लेकर। और एक बात बताइए ज़रा, आपको चोट लगी थी तो काम करने की क्या ज़रूरत थी? हम कर लेते सारा काम। उदित, दी इतना तो कर ही सकते हैं हम। और हाँ, घर के कामों पर कोई आपका कॉपीराइट थोड़े है। कभी कभी हम भी कुछ काम करने चाहिए। वैसे भी आप अकेले सारा काम करती रहती हैं। सुहाना ने उदित को ऐसी जिम्मेदारी से काम करते देखा तो वो खुश हो गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब उदित ने देखा तो हंसते हुए सुहाना के आंसू पोंछे और कहने लगी, दी इतनी जल्दी इमोशनल ना हुआ कीजिए। काम कर दिया है, पर आपको परेशान करने के लिए हम तो हैं ही हैं। सुहाना कुछ बोले उसके पहले ही, हाँ पता है, अब आप कहेंगी ये खुशी के आंसू हैं। दी, कभी कभी हमें इन आंसुओं पर भी डाउट होता है कि ये किसके सगे हैं, मतलब हमेशा निकल आए, चाहे दुख हो चाहे सुख। सुहाना, अरे ऐसा आपको क्यों लगता है दादी माँ? उदित, दी जब हम दुखी होते हैं तब भी आ जाते हैं, और जब हम खुश होते हैं तब भी आ जाते हैं। हम तो समझ ही नहीं पाते। उदित माथे पर उंगली रखकर सोचने की एक्टिंग करती है। इस वक्त वो इतनी प्यारी लगती है कि सुहाना इसके गालों को खींचकर कहती है, ज़्यादा मत सोचिए, वरना जो आपका इत्तू सा दिमाग है वो फट जाएगा। फिर उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए, वैसे आज आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? कल के इंसिडेंट को लेकर छुट्टी तो नहीं मारने वाली है ना? क्योंकि कल तुम्हारे बॉस ने साफ साफ कहा था कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। उदित, अरे हाँ दी, जानते हैं, जाना तो है और जल्दी जाना है, वरना वो मास्टर सिंघानिया फिर कहीं भेज देंगे हमें कहीं और। उनके दिमाग में तो हर वक्त यही चलता रहता है, कब हमें कितना परेशान करना है। सच कह रहे हैं माता रानी, अगर एक खून माफ़ कर दे फिर कुछ सोच के। नहीं नहीं, ज़्यादा बोल गए, हम किसी का मर्डर नहीं कर सकते, हम मॉन्स्टर थोड़े हैं। सुहाना उसके सर पर हल्के से थप्पड़ मारकर, पागल कहीं की, कुछ भी बोलती रहती हैं आप। उदित, कहीं के नहीं दी, लखनऊ के हैं,
और वहीं के रहेंगे। सुहाना, जी दादी अम्मा, आपसे कहाँ कोई जीत पाया है जो हम जीतेंगे। उदित, वैसे आप पहले से ही काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन हाँ, ऐसे ही बुद्धिमानी का काम करते रहिए तो और भी अच्छी लगेंगी आप। सुहाना, जैसी आपकी इच्छा दादी अम्मा। दोनों हंसने लगती हैं। माँ से बात करते करते उदित को काफ़ी लेट हो जाता है, इसलिए उदित पराठों को रैप करके अपने पर्स में रखती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। सिंघानिया मेंशन। आज आदित्य भी जल्दी उठ गया था। जॉगिंग करने के बाद आदित्य अमूमन शॉवर में ज़्यादा टाइम लेता था, पर आज वो 5 मिनट में ही बाहर आ गया। जल्दी से तैयार होकर आज वो डाइनिंग टेबल पर था। वंदना जब मंदिर से आई तो आदित्य को इतनी सुबह जगह देखकर हैरान हो गई। वंदना आदित्य के पास जाकर, आदि सब ठीक है ना? आज इतनी जल्दी उठ गए आप? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आदित्य वंदना को बिठाते हुए, हाँ दी, वो सुबह नींद जल्दी खुल गई थी तो उठ गया। अब सोच रहा हूँ ब्रेकफास्ट कर लूँ। आज आप आलू के पराठे बना दो ना प्लीज़। वंदना हैरान थी और साथ में खुश भी। वो बस एक टक आदित्य को देखती रह गई। आदित्य, अगर मन ना हो तो कोई बात नहीं, फिर कभी बना दीजिएगा। वंदना ने आदित्य का चेहरा थाम कर कहा, बाद में क्यों, बस 20 मिनट दीजिए, हम बना कर लाते हैं। वंदना किचन में आ गई। आज जाने कितने वक्त बाद आदित्य ने अपने मन से कुछ कहा था। ऐसी जिद आदित्य अक्सर बचपन में करता था। वंदना ने जल्दी से पराठे बनाए, तब तक बाकी सब भी आ गए थे। नीरो तो पराठों को देखकर इतना खुश हुआ कि वंदना को गोद में उठा लिया। वंदना नकली गुस्सा दिखाते हुए, छोटे नीचे उतारिए, नहीं तो एक भी पराठे नहीं मिलेंगे। नीरो, सॉरी दी, आपके हाथों के पराठे देखकर तो थोड़ा एक्साइट हो गया था बस। आकाश, वाह दी, क्या पराठे हैं। हरी काका आज से पराठे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दी को दिया जाता है। आप आज से छुट्टी पर। आकाश की बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं। नानी, पर बिटिया, आज तो तुम्हारा व्रत था ना, तो काहे इतना काम करने लगी? और मन था ही तो हमसे किसी को बोल देती। वरना नानी, आज आदि ने हमसे खुद कहा तो हमने बना लिया। वंदना अब आदित्य के पास खड़ी होकर, नानी, हम तो भूल ही गए थे कि कब आखिरी बार आदि ने हमसे किसी चीज़ की जिद की हो। आज हमें बचपन वाले आदि एक बार फिर दिख गए। इन्होंने खुद को उम्र से पहले ही इतना जिम्मेदार बना लिया है कि कभी कुछ कहते ही नहीं, ना ही हंसते हैं। कभी कभी लगता है इंसान को इतना भी समझदार नहीं होना चाहिए। कुछ बचपना तो उनके अंदर हमेशा होना चाहिए। आदित्य दी, आप ना सेंटी ना करो मुझे अब। अभी तो पराठे एंजॉय करने दो। अभी आपको तो मेरे लिए बहुत सारी डिश बनानी है। अब करूँगा आपसे जीत। नीरो और आकाश साथ में, हाँ भाई ज़रूर करना। तेरे साथ हमें भी मिल जाएगा, वरना हमें कौन प्यार करता है। वरना आप तीनों हमारी जान हो। आप में से एक भी अगर ना हो हमारे साथ तो ये फैमिली इनकम्प्लीट है। तीनों एक साथ वंदना के गले लग जाते हैं। वंदना आज बहुत खुश हो जाती है। तभी नीरो वंदना के कंधे पर ही हाथ रखकर, दी, वैसे हम आपकी जान है तो जीजू क्या है? वंदना, छोटे, आप बहुत बदतमीज हो गए हैं। नीरो, हाँ दीदी, वो तो हो गए हैं। एक काम कीजिए, हमारी शादी कर दीजिए, शायद सुधर जाए। वंदना नीरो के गाल पर हल्के से एक थप्पड़ मार के उसके कान खींचती। अच्छा जी, शादी करनी है आपको, अभी कराते हैं, कहते हुए नीरो के पीछे दौड़ती है। नीरो, दी, हमें बाद में मान लीजिएगा। ये तो बताइए जीजू कब आएंगे मुंबई से? कहीं दूसरी दी तो नहीं ढूंढ ली है उन्होंने? नीरो वंदना के पास आकर उसके गाल खींचता है। वंदना, आज ही आएंगे और दूसरी ढूंढ ली होगी तो आप तीनों किस मर्ज की दवा है ना? तीनों भाई एक साथ सैल्यूट पोज में खड़े हो जाते हैं। ऑफ कोर्स दी, एनी टाइम। उन सबको यूं देख के मामी और नानी मन ही मन खुश हो रही हैं। आदित्य, नीरो ऑफिस भी जाना है। आकाश, चलो मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा वैसे ही। आकाश को कॉलेज छोड़कर दोनों ऑफिस के लिए चले जाते हैं। उदित ने आज आदित्य का केबिन एकदम अच्छे से सेट कर दिया था। जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी सब वहाँ रख दी थी। आज के क्लाइंट की सारी फाइल टेबल पर ही थी। आदित्य की ब्लैक फिल्टर कॉफ़ी वही केतली में थी। आज उदित कोई डांट नहीं सुनना चाहती थी। तभी आदित्य ऑफिस में आता है। आदत के कारण वो सीधे ही केबिन में आता है और उसकी नज़र वहीं खिड़की के पास खड़ी उदित पर जाती है। उदित ने अपने बालों को एक साइड करके बांधा था और कुछ बाल उसके चेहरे पर उड़ रहे थे। आदित्य उदित को देखता ही रह जाता है। तभी उसे कप की आवाज़ आती है जो अभी उदित ने रखा था। उदित, सर, वो आपकी कॉफ़ी।
आदित्य, ठीक है मिस मिश्रा, चोट कैसी है अब आपकी? उदित, गुड सर, नाउ आई एम फीलिंग गुड। आदित्य, गुड, आप मुझे हरिओम कंस्ट्रक्शन की फाइल दे दीजिए। उदित रॉ से निकाल कर फाइल आदित्य को देती है। आदित्य, मिस मिश्रा, सारे डिपार्टमेंट हेड्स को मीटिंग रूम में आने के लिए कहिए, आज हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। उदित, ओके सर। उदित नीचे रिसेप्शन के पास आकर सारे ऑफिस हेड्स को कॉल करके मीटिंग रूम में आने को कहती है। अभी वो थोड़ी देर के लिए बैठती ही है कि तभी वापस आदित्य का कॉल आता है। वो उसे अर्जेंटली केबिन में आने को कहता है। उदित के आने पर आदित्य उसे कुछ नोट्स देता है और उसे फोटो कॉपी करने को कहता है। उदित ये काम करके आदित्य से बाहर जाने के लिए पूछती है। आदित्य, जस्ट वेट, मुझे तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। उदित अपने मन में, हे माता रानी, ये कल के लिए फिर से शुरू ना हो जाए, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर कहती है, जी सर कहिए। आदित्य उसके करीब आता है और कुछ कहने की कोशिश करता है। तभी प्यून कुछ फाइल लेकर आता है और कहता है कि ये फाइल नीरज सर ने भिजवाई है। आदित्य उदित को उसे लेकर मेज पर रखने को कहता है। उदित जब ये सब कर रही थी तब आदित्य का ध्यान इसी पर रहता है। उदित, सर क्या अब मैं जा सकती हूँ? कहती उदित केबिन का दरवाजा खोलती है, लेकिन आदित्य उसके हाथ खींचकर दरवाजा वापस बंद कर देता है। आदित्य, तुमने रनिंग शूज पहने हैं क्या? उदित, नहीं, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आदित्य, क्योंकि तुम भागने के मौके ढूंढ रही हो। उदित, हाँ आप इसे सही कह सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ हम जितना वक्त भी साथ में बिताए वो बेहतरीन तो नहीं पर स्ट्रेसफुल भी ना हो। कल रात की बात हमने बहुत अच्छे से सोची और हमें लगा कि हमने आपके बारे में एक गलत सोच बना ली है। हो सकता है ये गलत हो, लेकिन अगर मैं ये सोच के काम करती हूँ तो कंडीशंस थोड़े अच्छे होंगे। आदित्य को ये सुनकर उदित के साथ किए बिहेवियर के लिए बुरा लगता है। वो उसके सामने खड़ा होकर कहता है, हाँ सही है, हमारी मुलाकात इतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद मैंने काफ़ी गलतियाँ की हैं, इसलिए मिस मिश्रा मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ शुरुआत से अपने बुरे बिहेव के लिए। एक्चुअली जब दी का कॉल आया तो मुझे लगा तुम कहाँ होगी, और उसके बाद से मुझे लगा ये मेरी वजह से हुआ है। मानता हूँ जब हम मिले थे तो हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम एक दूसरे के बारे में बुरा सोचने लगे थे, लेकिन चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वो एक गलत फहमी थी और गलतियों को जितनी जल्दी सुधार लो सही होता है। आदित्य अपना हाथ आगे करके, तो क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? उदित को तो ये सब सपना लग रहा था। मतलब क्या कोई सोच भी सकता है कि मॉन्स्टर सिंघानिया इतने अच्छे से बिहेव कर सकते हैं, और तो और सॉरी भी बोल रहे हैं। उदित खुद से ही, कहीं हम नींद में तो नहीं है ना, कहते हुए खुद को चिकोटी काटती है। तभी आदित्य उसकी तरफ झुककर कहता है, नहीं ये सच है, क्योंकि मैं तुम्हें सच में सॉरी बोल रहा हूँ। इसे जल्दी से डिसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे पसंद है वो करना जो मुझे सही लगता है। अब तुम वो करो जो तुम्हें सही लगे। उदित, जिसे ये सब सपना लग रहा था, बोल पड़ी, जी सर, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यही सही, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आदित्य, तो मिलाइए हाथ, क्यों ना आज से नई दोस्ती की शुरुआत की जाए। ये कहकर उदित और आदित्य हाथ मिलाते हैं। तभी मीटिंग रूम में कॉल आता है कि सारे डिपार्टमेंट हेड्स वहां पहुंच चुके हैं। आदित्य उदित को साथ चलने का इशारा करता है और वहां से चला जाता है। उदित आज कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है। वो केबिन से निकलते हुए जोर से चिल्लाई, मिस्टर मॉन्स्टर सिंघानिया इतने भी बुरे नहीं हैं जितना खुद को दिखाते हैं। दी सही कहती है। अपने से ही बात करती उदित का ध्यान सामने नहीं होता है, तभी वो किसी से टकरा जाती है और उसके हाथों की फाइल नीचे गिर जाती है। सामने काले कोट में एक आदमी खड़ा है, हाइट 6 फुट, गोरा रंग, दाएं हाथ की उंगली में रिंग, जिसे पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है। आंखों पर मॉडर्न स्टाइल चश्मा, बाल सेट हुए, व्हाइट शर्ट पैंट पर काला कोट, जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि वो एक वकील है। वो बड़े ही अदब से नीचे गिरी हुई फाइल्स उठाकर उदित के हाथों में देते हुए बोला, मोहतरमा संभल कर, माना खूबसूरत लड़कियों को कुछ भी करने का हक है, पर ऐसे किसी को गिराने का नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ गिर गए तो हमारा कचरा होना तय है। उदित फाइल को सेट करते हुए बोली, कौन है आप? उदित का सवाल सुनकर इस शख्स ने कहा, जी मेरा नाम शांतनु सिंह है। वैसे आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हैं? उदित, आदित्य सर के साथ मीटिंग रूम में। तुरंत ही, हम उनकी न्यू सेक्रेटरी उदित मिश्रा हैं। शांतनु, रिलैक्स, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। क्या मैं मिस्टर नीरो या मिस्टर आदित्य से मिल सकता हूँ? उदित, मैं ठीक हूँ। वैसे अगर आदित्य सर की लैंग्वेज में जवाब दूँ तो ये ऑफिस है, कोई मॉल नहीं कि आप यहाँ कोई चीज़ें लेने आए हैं बिना अपॉइंटमेंट के। आप उनसे नहीं मिल सकते हैं।
शांतनु ने यह सुना तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने वापस कहा, और आप इसे अपनी लैंग्वेज में कैसे कहेंगी? उदित बड़े सलीके से, आप आकर उनके केबिन में बैठिए, हम उन्हें कॉल करते हैं। अभी वो नए डीलर के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में है। शांतनु, जरूर मोहतरमा, वैसे सच कहें तो आपका अंदाज काफ़ी पसंद आया हमें, और हमें ये भी लग रहा है कि आप यहाँ की नहीं हैं। उदित फ़ोन करते हुए, जी बिल्कुल सही, हम यहाँ से नहीं, लखनऊ से हैं। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? शांतनु, चाय। उनका जवाब सुनकर उदित ने पीयूष से एक कप चाय लाने को कहा। कुछ ही देर में पीयूष चाय लेकर आया। उदित ने उसे चाय का कप देकर कहा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हम नीरव सर को बुला कर लाते हैं। शांतनु, ठीक है। शांतनु चुपचाप चाय पीने लगा और उदित वहां से सीधे मीटिंग रूम में आई। उसने धीरे से नीरव के कान में कहा, नीरव सर, आप लोगों से मिलने कोई शांतनु सिंह आए हैं। मैंने उन्हें आदित्य सर के केबिन में बैठा दिया। उदित के मुंह से ये सुनकर नीरव ने दोनों हाथों से उसके कंधे को पकड़कर कहा, थैंक यू, ये बताने के लिए। उसने आदित्य के कान में यह बात बोली और आदित्य ने खड़े होते हुए कहा, तो मुझे लगता है हमारी आज की मीटिंग काफ़ी दिलचस्प रही। आपने जो कंडीशन रखी है, कंपनी इस बारे में सोचकर अपना लास्ट डिसीजन आपको जल्द ही बता देगी। मीटिंग खत्म करके नीरव और आदित्य जल्दी से बाहर आते हैं। बाहर आकर वो सीधा आदित्य के केबिन की ओर भागते हैं। केबिन का गेट खुलते ही उनकी नज़र शांतनु पर पड़ती है। शांतनु आराम से बैठकर अपनी चाय एंजॉय कर रहा था, तभी नीरव जाकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। नीरव, क्या जीजू, कितना टाइम लगा दिया आपने इस बार? आपको पता है हम सब ने आपको कितना ज़्यादा याद किया। शांतनु वंदना का पति है, जो सिंघानियास का लीगल एडवाइज़र भी है। आदित्य भी शांतनु को साइड हक करके अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी उदित पीयून के साथ केबिन के दरवाजे को खोलती है। उदित, मैं आई कम इन सर? शांतनु, जी मोहतरमा, आइए। उदित पीयून को ट्रे रखकर जाने को बोलती है। वो ब्लैक कॉफ़ी आदित्य के पास रखती है और नॉर्मल कॉफ़ी नीरो के पास। उदित नीरो से शांतनु की ओर आंखों से इशारा करके धीरे से पूछती है, ये कौन है? नीरो उसके इशारे समझ नहीं पाता है, लेकिन आदित्य समझ जाता है। आदित्य, मिस मिश्रा, ये है शांतनु सिंह, हमारी कंपनी के लीगल एडवाइज़र, और मेरे जीजू। और जीजू, ये है मिस उदित मिश्रा, मेरी न्यू सेक्रेटरी। शांतनु उदित की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, और पर उदित हमेशा की तरह हाथ जोड़ के नमस्ते बोलती है। तो नीरो और आदित्य मुस्कुरा देते हैं। नीरो उदित के पास जाकर, वो क्या है ना जीजू, उदित जी का हाथ मिलाने से प्रॉब्लम है, यू नो ना आजकल का एटमॉस्फेयर, और दूसरी बात, इन्हें एलर्जी है। एक बार फिर तीनों हंसने लग जाते हैं। उदित छेप जाती है। उसे ऐसा देखकर शांतनु सब कुछ चुप करा देता है। उदित से कहता है, माफ़ कीजिएगा, ये सिर्फ एक मजाक था। वैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा, ऐसा लगा कि आप भी हमारी जैसी हैं। वैसे आप लखनऊ में कहाँ से हैं? उदित, गोमती नगर। वैसे आप जैसी कि क्या मतलब था, हम समझे नहीं। नीरो, अरे ये लखनवी शायर हैं उदित जी, आपके ही रिश्तेदार लगते हैं, क्योंकि इन्हें भी हम की आदत है। अब हंसने की बारी उदित की थी। उदित, दी ने बताया तो था, पर हमें याद नहीं था। हमें भी आपसे मिलके अच्छा लगा सर। शांतनु, जब हमारी नूरजहां को आप दीदी बोलती हैं तो हम सर कैसे हो गए भाई? ये तो नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। आप हमसे हमारा हक छीन रही हैं। हम तो जीजू हुए ना आपके। शांतनु वंदना को नूरजहां बोलता है। उदित, पर हम आपको ऐसे कैसे जीजू बोल सकते हैं? नीरो, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुश्किल नहीं है। देखो जीजू, नीरो जीजू बोले दिखाता है। अब तुम बोलो। नीरो की इस हरकत से एक बार केबिन में फिर से हंसी की आवाज़ भर जाता है। कुछ देर रुकने के बाद शांतनु घर चले जाते हैं और बाकी सब भी अपने वर्क पर। आदित्य ऑफिस में बैठ के उदित के बारे में सोच रहा है, ये लड़की है या जादू? कोई एक बार इससे बात कर ले, बस उसे अपने आप पसंद आ जाती है। डरते हुए ही सही, पर जो बात कहनी है कहकर ही दम लेती है। तभी आदित्य को वंदना का फ़ोन आता है। आदित्य, हाँ दी बोलिए, कुछ काम था? वंदना, आदि, क्या आप उदित जी को थोड़ी देर के लिए घर भेज देंगे क्या? एक्चुअली हमें मार्केट जाना था, कल तीज के लिए सामान लाना है, और घर पर नानी मामी भी नहीं है। आदित्य, जरूर दी, मैं अभी भेज देता हूँ। वंदना, थैंक्स आदि। आदित्य, यही तो मेरा काम है दी, आपकी बात मानना। तो नो नेक्स्ट टाइम, नो थैंक्स। वंदना, ओके। आदित्य नीरो और उदित को केबिन में बुलाता है। आदित्य, नीरो, तुम उदित को लेकर घर जाओ। फिर उदित की ओर देखकर, मिस मिश्रा दी को
आपसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो आज आपको घर जाना होगा। नीरो और उदित घर जाते हैं। वंदना नीरो और उदित के साथ सारा सामान लाती है। तब तक शाम हो जाती है। वंदना, उदित जी, कल आप ऑफिस नहीं जाएंगी, कल आप यहाँ आएंगी। यही कल के लिए आपका ऑफिस होगा। और हाँ, बुआ जी और सुहाना जी को भी बोल दीजिएगा कि कल की तीज वो यहाँ ही मनाए। उदित, ये सब तो ठीक है दी, लेकिन सर। नीरव, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो मैं देख लूँगा। उदित, ठीक है दी, तो हम कल आते हैं। नमस्ते। उदित जाने के लिए मुड़ती है तो वंदना उसे रोक कर कहती है, वंदना वेट उदित, नीरो तुम्हें घर तक छोड़ देगा। पहले तो उदित मना करती है, फिर वंदना के जोर देने पर मान जाती है। नीरो और वंदना घर के लिए निकलते हैं। दोनों चुप रहते हैं, लेकिन उदित ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह पाती है। उदित, आप लोग इतने चुपचाप क्यों रहते हैं? नीरो, चुपचाप और मैं? बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है आपका उदित जी। ये डिपार्टमेंट आदित्य का है, मेरा नहीं। दोनों हाई फाई करते हैं। उदित, पर वो जितने बुरे हमें पहली मुलाकात में लगे उतने बुरे हैं नहीं। और तो आज उन्होंने हमें सॉरी भी बोला, इतनी मुश्किल से, ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार बोल रहे हो। वैसे नीरो को ये बात पता थी, फिर भी उसने चौंकने का नाटक किया। नीरो, सच्ची? उसने आपको सॉरी बोला? मुझे तो सपना सा लग रहा है। और ये सच है, वो किसी को सॉरी कभी नहीं बोलता, भले से ही गलती उसकी ही हो। उदित, शायद उन्हें आज अपनी गलती का एहसास हो गया। हम तो एक बात मानते हैं कि जब आप गलत हो तो तुरंत सॉरी बोल देना चाहिए। एक सॉरी से क्या जाता है अगर रिश्ते बच जाए तो। नीरव, सही कहा आपने, लेकिन आदित्य इन बातों में यकीन नहीं करता है, कम से कम आज के पहले तो कभी नहीं। दरअसल उसे सॉरी बोलना पसंद ही नहीं है। वो कहता है अगर एक एवर आप गलती मान कर झुक जाओ तो दुनिया झुकाने ही लगती है, फिर चाहे आपकी गलती हो या ना हो। उदित, आप जानते हैं ये सच नहीं है। माफ़ करने वाला कभी छोटा नहीं होता है, वो हमेशा से बड़ा ही होता है, इसलिए तो वो माफ़ करता है। नीरो, ये हुआ ना लॉजिक। वैसे एक बात बताओ, कल आप भी व्रत रहते हो क्या? उदित, हाँ, हम और हमारी दी तो बचपन से रहते हैं, पर शाम तक हमारा बुरा हाल हो जाता है। नीरो, क्यों? उदित, अरे हमसे भूख नहीं बर्दाश्त होती है ना। अब दोनों हंसने लगते हैं। तब तक उदित का घर आ जाता है। उदित नीरो को घर में लेके जाती है। नीरो बुआ को पैर छूकर नमस्ते बोलता है। तभी उसे सुहाना की आवाज़ आती है, जो कि किचन में, बेटू आप आ गई? आज जल्दी छोड़ दिया क्या आपके मॉन्स्टर सिंघानिया ने? हमने तो पहले ही बोला था कि वो अच्छे हैं, पर आप तो। अचानक नीरो को देखकर वो चुप हो जाती है। तभी उदित भागती हुई आती है। उदित, क्या दी, कुछ भी बोलते हो? नीरो, आप दी की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। उदित नीरो से बोलते हुए सुहाना को देखने लगी, जैसे कह रही हो क्या दी, लेकिन नीरो को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो बस सुहाना को ही देख रहा था। कद में उदित के बराबर ही, गोरी, लंबे बाल, जिसे चोटी की हुई, काजल लगी बड़ी आंखें, चूड़ीदार सूट, कंधे पर एक कपड़ा, शायद किचन में कुछ काम कर रही थी, माथे पर हल्का सा आटा लगा हुआ। उदित नीरो को पुकारती है, पर नीरो मंत्रमुग्ध सुहाना को देख रहा है। सुहाना चुप हो गई थी, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी नीरो के कानों पर घूम रही थी। सुहाना का वो हड़बड़ाया चेहरा अब भी उसकी आंखों के ठीक सामने था। बुआ ने 2-3 बार नीरो को आवाज़ दी, लेकिन इसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो बुआ जी थोड़ा तेज से बुलाती, बेटवा सुनिए। नीरो हड़बड़ा कर, जी बुआ। बुआ जी, बेटवा कुछ खा पी लीजिए, पहली बार घर आए हैं। नीरो, नहीं बुआ जी, फिर कभी। और वैसे भी दी वेट कर रही होंगी। एक बात और है, कल दी ने आप सबको घर बुलाया है। पता नहीं उदित जी बताती या नहीं, इसलिए मैंने ही बता दिया है। उदित, आप सुबह ही आ जाइएगा, तैयारियां भी करनी होगी। अब मैं चलता हूँ। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते सुहाना जी। बुआ, नीरो बेटवा, फिर आइएगा। नीरो, जरूर बुआ जी, अब तो आना जाना लगा रहेगा। नीरो घर के बाहर आ जाता है और घर के लिए निकल जाता है। नीरो की नज़रों के सामने बार बार सुहाना का चेहरा ही घूम रहा था। वो चाह कर भी उसे अपने जेहन से निकाल ही नहीं पा रहा था। वो इस पल के बारे में, जब उसने पहली बार सुहाना की आवाज़ सुनी थी, थोड़ी दूर पर जाके नीरो कार रोक देता है और कार से बाहर निकलकर पागलों जैसे दमवे करने लगता है। इसी खुशी में वो आदित्य को कॉल करता है। आदित्य, हेलो नीरो भाई, कहाँ है तू? कितना देर लगेगी आने में? नीरो, जल्दी नहीं आ सकता भाई। आदित्य, तू ठीक तो है ना? उदित कहाँ है? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? नीरो, नहीं भाई,
उसे उसके घर सही सलामत छोड़कर आया हूँ, लेकिन उसके घर जाकर मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। आई एम इन लव भाई, मुझे प्यार हो गया है, तेरे भाई को प्यार हो गया है। नीरू वहीं खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हाईवे पर इस वक्त ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जो एक आध लोग थे वो भी इसे ऐसे देख रहे थे मानो वो कोई पागल हो। नेटवर्क वीक होने की वजह से आदित्य को ठीक से सुनाई भी नहीं दिया। आदित्य, भाई तू क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसको क्या हो गया है? और अगर तू वापस से प्यार मोहब्बत की बात दोहराने वाला है तो प्लीज़ मुझे नहीं सुननी, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नीरो, भाई मैं तेरी बात कर भी नहीं रहा। आदित्य, तो किसकी बात कर रहा है? नीरो, यार लाइफ सेट हो गई अपनी, मुझे प्यार हो गया है मेरे भाई। सिर्फ उसकी आवाज़ से ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा उसे देख कर आ रहा हूँ। बेहद खूबसूरत और संजीदा है वो। आदित्य, कहीं तू उदित के बारे में तो नहीं सोच रहा? गलती से भी हाँ मत कह देना, मार कर लाश कहाँ छुपाऊंगा, कुत्ते भी नहीं ढूंढ पाएंगे। नीरो, पहली बात यहाँ उदित की नहीं, उसकी बहन की बात हो रही है। दूसरी बात, तूने अभी कहा कि तुझे उदित से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे ये कहने पर तुझे इतनी तेज मिर्ची क्यों लग रही है? आदित्य, ठीक है सॉरी, कुछ तो खास है उसमें, लेकिन अभी तू अपनी बता, कौन है वो लड़की? आपको इस कहानी की एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि उदित और आदित्य की माँ सहेलियाँ थी, और जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब वो दोनों अपने पतियों के साथ किसी की शादी में जा रही थी। दोनों के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को एक साथ छोड़ा था, लेकिन उन दोनों को तो ये पता तक नहीं था कि दोनों बचपन के साथी थे। आदित्य जिसे उदित बचपन में अकड़ू बोलती थी, और आदित्य उदित को नकचढ़ी, पर दोनों को ये बात नहीं पता थी। आदित्य को तो फिर भी उदित अपनी सी लगती थी, पर उदित वो जैसे उसे देखते ही चिढ़ जाती थी। उसकी नज़रों में इस वक्त आदित्य सिर्फ एक मॉन्स्टर था जो लोगों को सिर्फ परेशान करना आता है। पर उनकी किस्मत उन्हें मिलाने के लिए अपनी कलम चला चुकी है। बस अब देखना ये था कि किस्मत इन दोनों को एक करती है या मिलाकर जुदा कर देती है हमेशा के लिए। जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।